कंसेप्ट और मेमोरी में हम कैसे किसको चुनें, किसको बेहतर करें या दोनों को साथ लेके चलें, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है इसको ना अपनाने से। यानी आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक जो निर्धारित करेगा वो होगा बेटा बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस बैलेंस्ड नहीं होता है। नीट का एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको तेजी दिखानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो आप सभी का स्वागत है केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक जाकर, मतलब पढ़ाई की बातें ना करके पढ़ाई को कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बारे में हम आज बात करेंगे। यानी दो ऐसे कंसेप्ट जिसे हम कंसेप्ट या मेमोरी, मतलब हम बात करने वाले कंसेप्ट और मेमोरी की, इस पर क्या कंसेप्ट हो सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यानी कंसेप्ट और मेमोरी में हम कैसे किसको चुनें, किसको बेहतर करें या दोनों को साथ लेके चलें, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है इसको ना अपनाने से। ये सारी चीजें हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो आप सबसे पहले हम बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि मैं नीट के बच्चों को तैयारी कराता हूं नीट यूजी कैटेगरी से। तो बायोलॉजी जो है नीट के एग्जाम में 360 मार्क्स की आती है 720 में से। तो 360 यानी 50% मार्क, यानी आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक जो निर्धारित करेगा वो होगा बेटा बायोलॉजी। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आप अच्छे रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं या अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस बैलेंस्ड नहीं होता है। अगर हम नीट टॉपर की बात करें बेटा, जो टॉपर्स होते हैं वो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लस कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आपके दिमाग में मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी के हिसाब से आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि नीट का एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको तेजी दिखानी पड़ेगी। तेजी और सटीक तरीके से तेजी आनी चाहिए, है ना। अगर सटीक तरीके से तेजी रहेगी तभी आप पेपर को बहुत बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। यानी एक बार पढ़ा, दिमाग खटाक से जवाब दे दिया भैया इस क्वेश्चन को किस वे में पूछ रहा है और इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ये चीजें कब आएंगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर आप एनालिटिकल तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर कर रखे हैं तो आपकी मेमोरी जाहिर सी बात है बहुत आसानी से बन जाएगी दिमाग में और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो क्यों मैटर करता है ये मैंने आपको बता दिया। आगे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नेचर नीट बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले मेमोरी बेस्ड एनसीईआरटी लाइन के फैक्ट होते हैं बेटा, जहां 65 से 70% तक के क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं 25 से 30%, जहां बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। इसके बाद ट्रिकी या एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं 5%, है ना। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न पिछले 2-3 सालों में बदल चुका है, पूरी तरीके से बदल चुका है। तो आपको अब रट करके आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते कभी। पहले क्या होता था, कहते हैं ना बायोलॉजी रटने का विषय है ना। तो अब मैं क्या बोलूं इस पर, उनके लिए 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जब ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके रटने से काम हो ही नहीं सकता। केवल आपको एक चीज कह सकते हैं, हर एक टॉपिक के पीछे कंसेप्ट होता है, हर एक टॉपिक के पीछे कहानी होती है, हर एक टॉपिक के पीछे एक एनालिटिकल, मतलब हम बोल सकते हैं ओवरव्यू होता है। अगर उस चीज को हम भली भांति तरीके से पढ़ेंगे तभी उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक एक टॉपिक को विधिवत ढंग से, जिसे हिंदी में कहा जाता है कंठस्थ लेवल तक लेके जाना है। और आप कंठस्थ लेवल तक तब जाएंगे जब आप एनालिटिकल या कंसेप्चुअल तरीके से दिमाग में उसको रखेंगे या पढ़ेंगे। तो टीचर से जरूर डिस्कस करिए इसको बढ़ाने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो वाई मेमोरी मैटर्स, मेमोरी क्यों मैटर करती है भैया। देखो, याद रहेगा तभी आप सब काम कर पाओगे, बिना याद के कोई काम कर नहीं पाओगे, समझ गए। तो आप अगर पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मेमोरी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम पढ़ ही रहे, हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी जांचने के लिए ही तो ये एग्जाम लिया जाता है। नहीं तो सबको एमबीबीएस ना करा दें, आप गली गली में फिर डॉक्टर घूमते रहेंगे, है ना। सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, अनीमिया, सबकी दवाई लेते चलो भाई, है ना। माइक से चिल्लाते रहेंगे, डोर डोर खटखटाते रहेंगे, कहेंगे भाई क्या समस्या है बताइए, आपके जोड़ों में दर्द है, आइए हम आपको तुरंत, ये हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स बैठे हुए हैं, है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, इनसे आप तुरंत इलाज कराइए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि अगर सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो ये संभावनाएं, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी, समझ गए। इंडिया में क्राइसिस है अच्छे डॉक्टर की, समझ गए।
तो उस क्राइसिस को पूरा करने के लिए देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है, यानी सीटें बहुत मतलब अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं, यानी भारत की जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो मजबूत होने के कगार पर पहुंच रही है। हालांकि इस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है आप जानते हैं। एक दूर दराज गांव में चले जाइए और वहां पर देखिए आप कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो हमारे मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब हैं इन लोगों ने संभाल रखा है, यानी मैक्सिमम जो गरीब पॉपुलेशन है उनको संभाल रखा है। बाकी तो जो पढ़े लिखे हैं अब उनके लिए तो क्या ही बोला जाए, जो अच्छे डॉक्टर हैं तो नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं, ठीक है। नीट एनसीईआरटी लाइन डायरेक्टली लिफ्टेड होती है ना। मिस वन कीवर्ड्स लूज 4 मार्क्स, जैसे आपको मैं क्लास के दौरान भी बताता हूं कि एक एक टर्म्स पर फोकस कराता हूं एनसीईआरटी के। लेटरल है, डोर्सल है, वेंट्रल है, सिंगल है, पेयर्ड है ना, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है ना, कैसे छोटे छोटे वर्ड्स पर मतलब क्या करता है उसको, थिक है, थिन है, इस पर फोकस कराया जाता है। बस पूरी लाइन सही रहेगी, थिक को थिन कर देगा बस, और लाइन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे चीजें कब आएंगी, इस पर मेमोरी आपकी बहुत अच्छे से विकसित होनी चाहिए और उसको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे प्लेसेंटल हॉर्मोन्स है ना, आपका सेकेंडरी ग्रोथ है, एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नेचर्स की बात करें बेटा, मेमोरी बेस्ड एनसीईआरटी मैंने आपको ये तो बता ही दिया बेटा, है ना, ये बता दिया, ये भी बता दिया। वाई कंसेप्ट मैटर, कंसेप्ट क्यों मैटर करता है, हेल्प क्रैक कंफ्यूजिंग या ट्रिकी एमसीक्यू। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं उसको आप बहुत भली भांति क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक्स में क्रॉस प्रोबेबिलिटी आती है, फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, जैसे नर्व कंडक्शन की स्पीड हो गई, हार्मोन्स कैसे काम करता है। तो जब आप उसको पढ़े रहोगे ना कंसेप्ट तरीके से, कंसेप्ट को क्लियर करके, तो आपकी, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, बहुत घुमा फिरा के नहीं, आसान भाषा में, कि भैया अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपकी मेमोरी अपने आप बन जाएगी। बाकी ये सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचो कि कंसेप्ट कैसे हम दिमाग में सेट करें, अपने आप आपको याद रहेगा, लॉन्ग टाइम याद रहेगा, मेमोरी बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ट्रैप्स के अगेंस्ट एक वेपन है बेटा, है ना। फिर इसके बाद बात किया कि कंपैरिजन कर ले, तो मेमोरी 60 से 70% और कंसेप्ट 30 से 40% ध्यान रखना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप हर चीज को कंसेप्चुअल चलेंगे तो मेमोरी अपने आप बन जाती है। मेमोरी पे केवल आप 50 से 60% या 70% तक ही कर पाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट कर रहे हैं तो आप 100% तक जा सकते हैं और मेमोरी प्लस साथ में आएगी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, फ्रेगाइल स्ट्रेस होता है, अगर इफ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रिलायबल होता है अंडर स्ट्रेस। नीट एज की बात करें, डायरेक्ट स्कोरिंग होता है, इलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, मतलब समझ गए। जो मेमोरी है, जो आपको कंसेप्ट याद है, ये यहाँ पे ये चीजें होती है। आपको पता है कि क्रेनियम में 8 बोन होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, है ना। तो इसमें से आपको पता है कि पेराइटल और टेम्पोरल जो होती है पेयर्ड होती है, बाकी सब सिंगल होती हैं। तो जब आपको याद है खटाक से आप कर लोगे, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, खटाक से हो जाएगा। लेकिन जो रॉन्ग क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी है उसको आप कंसेप्ट से ही दूर कर सकते हो, क्योंकि आपको जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपके कंसेप्ट से क्लियर होंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छी रैंक ला सको। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा। तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको भली भांति पता है, ठीक है, क्योंकि हम आपका समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे। और देख लेते हैं कोई ऐसी चीज जो आपके जानने के लिए जरूरी है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, रोट लर्निंग करते हैं, पैनिक हो जाते हैं अप्लाइड क्वेश्चन करने में, इग्नोरिंग करते हैं एनसीईआरटी लाइन को मैक्सिमम बच्चे। देखो आप तो पहले से जान रहे हो, सारे एजुकेटर आपके नीट यूजी कैटेगरी के सब बताते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये आप क्लास में आके केजीएस के टीचर से आप देख सकते हैं ना। केजीएस के टीचर के साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी जो डिकोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म में लिखी है, उसको डिकोड करके बताया जाता है ना। आपकी नोट्स 100% एनसीईआरटी क्लियर कर देगी, प्लस एनसीईआरटी से ज्यादा भी है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। तो जब उससे थोड़ा ज्यादा इर्द गिर्द घूमोगे तो एनसीईआरटी 100% क्लियर हो जाएगी। तो स्किपिंग डायग्राम्स, ये सब भी चीजें अब नॉर्मल मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप सब तो धुरंधर आदमी हैं, आप सब जानते हैं कहाँ क्या क्या गलती होती है। टॉपर का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता दूं, ये आपके काम आ सकता है कि एनसीईआरटी पर मास्टरी कर लेते हैं, सारे टेस्ट, सारे डायग्राम पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखते हैं, जैसे जेनेटिक्स में, फिजियोलॉजी में, इकोलॉजी में, है ना। निमोनिक्स, फ्लो चार्ट, टैबलेट, टेबल्स जो होती है सारे एनसीईआरटी के अंदर वो रिकॉल करके रखते हैं, पीवाईक्यू और टेस्ट देते हैं बेटा, है ना। और प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और बात करते हैं टॉपिक स्ट्रेटजी क्या होने चाहिए, मेमोरी हैवी होनी चाहिए, कंसेप्ट हैवी होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। स्मार्ट प्रैक्टिस की बात करें तो 70% टाइम जो है रिवाइज, मैं आपको पहले बता देता हूं, बार बार बताता हूं, क्लास के अंदर भी बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि भाई पढ़ो एक बार, लेकिन रिवाइज बार बार करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार वो
टॉपिक जो है वो एकदम कंठस्थता के लेवल पे जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और हर बार नई चीजें मिलती रहेंगी और हर बार रिकॉलिंग टाइम कम होता जाएगा। मतलब एक कथन है मेरा कि आप नोट्स को इतनी बार पढ़ लो कि आपकी नोट्स ही शॉर्ट नोट्स बन जाए, एक्स्ट्रा समय खराब करना ही ना पड़े। 30% टाइम जो होता है सॉल्व करते हैं अप्लाइड और पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट दे सकते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपसे गलतियां हो रही हैं उस गलतियों पर क्या करिए, निगरानी रखिए, अपने आप को ट्रैक करिए। अगर आप बेहतर तरीके से ट्रैक करेंगे तब आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे और स्ट्रेटजी बढ़िया हुई तो आपकी इफेक्टिविटी बढ़िया होगी और इफेक्टिविटी बढ़िया हुई तो यानी आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे मैंने आपको डिस्कस कराया। तो नीड बायोलॉजी नॉट कॉन्सेप्ट और मेमोरी, है ना। सक्सेस जो होता है कंसेप्ट में प्लस मेमोरी इजकल टू कह सकते हैं रैंक बूस्टर हो सकता है बेटा, है ना। तो अगर सब चीजों का मतलब ऐसे बोला जाए ना कि सब चीज़ों की समराइज्ड वर्जन बोला जाए तो आप हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब कंसेप्चुअल पढ़ेंगे ना तो आपकी मेमोरी अपने आप बन जाएगी। तो कंसेप्ट और मेमोरी के साथ क्या करेंगे, आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। मेमोरी में आप कुछ जो डेटा है डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, जो आप एनालिटिकल चीज़ें हैं उसके दिमाग में कंसेप्ट बसाओगे तो अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी ये उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फायदा करेगा। और साथ ही साथ आपका जो भी वर्तमान में वर्चस्व है, चाहे वो पढ़ाई को बहुत अच्छा कर रहे होंगे या मीडियम कर रहे होंगे, नहीं भी अच्छा कर रहे होंगे, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इस कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती, उसके ऊपर भी कोई ना कोई हायर चीज़ें होती हैं। तो आप जहाँ पर भी हैं उससे ऊपर उठिए और पढ़ाई को और इन्हेंस करिए, एक अच्छी रैंक निर्धारित करिए, ताकि जब आप डॉक्टर भी बने तो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बने, है ना। मेरी दुआएं शुभकामनाएं, पूरा केजीएस परिवार आपके साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।